Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of May 2020. तो 12 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get the current affairs PDF or prelims 365 material from our website, they can get that from the links in the description comment section below. इसके अलावा जिनको हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है या जिनको टेम्स पोर्टल ज्वाइन करना है वो सब नीचे लिंक्स दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, इन द 7th to 8th सेंचुरी घटिकाज वर. तो घटिकाज इनमें से क्या थे? ऑप्शंस आर ए गार्ड ऑफ रिलीजियस श्राइन, बी टाइम कीपिंग डिवाइस एट द एस्ट्रोनॉमिकल हाउसेस, रॉयल डिक्रीज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द सिटीजन, कॉलेजेस अटैच्ड टू द टेम्पल्स. तो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी डी, कॉलेज. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि टेम्पल से अटैच थे. सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दे डेवलप्ड द वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रक्चर टेम्पल एग्जिस्ट एट ऐहोल, बादामी एंड पत्तडकल. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड. ओके, तो इनमें से कौन सा मोस्ट करेक्टली रिफ़र कर रहा है, किस इनमें से कौन सी किंगडम को रिफ़र कर रहा है? चोलास, चालुक्यास, चेराज एंड पांड्यास. आंसर विल बी बी, चालुक्यास. ओके, इसका आंसर होगा बी, चालुक्यास. क्वेश्चन नंबर 3 है द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग इज दैट. तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फार्मर इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, वेयर एज द लेटर मीन्स इंटरक्रॉपिंग. ओके, सेकंड कह रहा है द फार्मर इज डन ऑन ए स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड बाय मार्जिनल फार्मर्स, वेयर एज द लेटर इज डन बाय लार्ज लैंड होल्डर्स. इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. इसका आंसर होगा डी, नन. क्योंकि देखो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है जब आप क्रॉप्स प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ में करें. ओके, क्रॉप्स प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ में करें तो मिक्स्ड फार्मिंग है. वहीं पे मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है कि जब आप दो अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करो. ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, है ना, आपको समझ में आ गया होगा. तो आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. देखते हैं करके क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है. सो फर्स्ट न्यूज़ इज सुप्रीम कोर्ट सेट्स अ पैनल टू लुक इनटू द जम्मू कश्मीर इंटरनेट कर्व्स. अब क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है ताकि वो जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट कर्व्स यानी कि जो 4G वहाँ पे रोका गया है उसके बारे में स्टडी कर सके. अब जो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि नो रीज़न हैज़ बीन फाउंड. अभी कोई ऐसा रीज़न नहीं ऊपर से प्राइमा फेसी दिख रहा है कि वहाँ पे 4G कनेक्शन को बंद रखा जाए. हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे आपका टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल जाता है. कभी कभी वहाँ पे दूसरी जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का, वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं तो उन कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रेडिकलाइज भी किया जाता है. तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इसकी एक स्टडी होनी ज़रूरी है कि क्या वहाँ पे 4G को रिस्टोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. वहीं पे गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये है कि अगर हम 4G को इनिशिएट करते हैं तो गवर्नमेंट बिल्कुल अपने स्टैंड पे अभी भी खड़ी है कि अगर हम 4G को इनिशिएट करते हैं तो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं. ऐसा गवर्नमेंट का कहना है. ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन्ड इट्स स्टैंड दैट हाई स्पीड इंटरनेट आर द फैसिलिटेटर ऑफ टेररिज्म फॉर द यूनियन टेरेटरी. तो मतलब कि जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर अगर हम हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं तो इट इज़ अ फैसिलिटेटर फॉर द टेररिज्म. तो बेसिकली एक कमेटी है जिसको कि कौन लीड करेगा? इट विल बी लेड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी. याद रखिएगा, इट विल बी लेड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी. तो इस जो स्पेशल कमेटी है उसको हेड कौन करेगा? यूनियन होम सेक्रेटरी. फॉर इमीडिएटली डिटरमाइनिंग द नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द रिस्ट्रिक्शंस, कि क्यों अभी भी वहाँ पे 4G बंद है, इसको डिटरमाइन करने के लिए यूनियन होम सेक्रेटरी द्वारा लेड एक कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा. ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. सेकंड न्यूज़ जो है आई थिंक एक ट्राइबल न्यूज़ आइटम है. ओके, तो यहाँ पे ट्राइब्समैन की न्यूज़ है फ्रॉम द वजहाचल ट्राइब्समैन. ओके, तो वजहाचल ट्राइब्समैन जो बेसिकली, पहले तो ये लोकेशन याद रखेगा कि वजहाचल ट्राइब्समैन या ये कहाँ पे लाई करते हैं, तो ये केरला में लाई करते हैं. एक्चुअली केरला में एक फॉरेस्ट रीजन है जिसका नाम है वजहाचल फॉरेस्ट. ओके, तो वजहाचल फॉरेस्ट रीजन है जहाँ पे वजहाचल ट्राइब्समैन वहाँ के जो लोग हैं उनको कहा जाता है. बेसिकली उनका काम क्या है कि देयर मेन
वर्क इज कलेक्टिंग वाइल्ड हनी। ओके, तो वाइल्ड हनी है तो वही वाली बात है कि लॉकडाउन के समय में जो उनका हार्वेस्ट रहा है हनी का वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। रिकॉर्ड 1800 किलोग्राम ऑफ वाइल्ड हनी दे हैव कलेक्टेड। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द न्यूज़ आइटम। तो अपने को मेन याद रखना है कि ये जो कॉलोनी है वजहचल कॉलोनी कौन से स्टेट की है, तो केरला की है, और इसी के नाम से वहाँ पे ट्राइब्समैन भी रह रहे हैं, और यही इसी के नाम से एक फॉरेस्ट रीजन है पूरा वजहचल फॉरेस्ट रीजन। तो ये अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी में मेंशन करके स्टेट पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज में केरला में है कहाँ है, तो वो आपको बनना चाहिए। ओके, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर। अब ये जो आर्टिकल है ये भी लेबर लॉस पे लिखा गया है। लेबर लॉस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज 2 आर्टिकल आए थे। वृंदा करात का भी आर्टिकल लेबर लॉस पे है और गौतम भाटिया का आर्टिकल भी लेबर लॉस पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या है कि ऑथर ने कहा है कि 1931 का अगर हम कराची डिक्लेरेशन एंड बिल ऑफ राइट्स देखें, 1931 में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था कांग्रेस का जिसको कराची सेशन बोलते हैं, जहाँ पे हमने एक तरह से बिल ऑफ राइट्स और ये सब चीज़ें कही थी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी हमने बात कही थी, है ना। तो कराची डिक्लेरेशन बिल ऑफ राइट्स में अगर हम देखें तो ऑथर का कहना है कि वहाँ पे एक लेबर राइट्स दे वर ऑन इक्वल फुटिंग विद द सिविल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब लेबर राइट्स को वहाँ पे इक्वल फुटिंग पर रखा गया था सिविल राइट्स के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ। ओके, फिर उसके बाद अगर हम धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा जो लेबर प्रिंसिपल्स हैं और जो ये वर्कर्स के प्रिंसिपल है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स में मेन जो मिलेगा वो है आर्टिकल 23 जो कि राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर है, राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर है। अब ऑथर ने यहाँ पे एक कोट कहा है बहुत अच्छा, मतलब ऑथर ने नहीं कहा, केटी शाह का कोट है वो, कि नेसेसिटस मैन आर नॉट फ्री मैन। बहुत अच्छा कोट है ये, नेसेसिटस मैन आर नॉट फ्री मैन। इसी के नाम पे आपको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी आपको मिल सकता है, नेसेसिटस मैन आर नॉट फ्री मैन। आप इसको लिखने का ट्राई करिएगा कि जो ज़रूरतमंद इंसान होता है वो कभी भी फ्री इंसान नहीं हो सकता है। सेम गोज विद द जुडिशियल स्टैंड ऑल्सो। जुडिशरी ने भी एक PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात की यहाँ पे ऑथर ने। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है। तो PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में बहुत चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। पहला तो उन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिक कंपल्शन फेस करना पड़ रहा है, मतलब कि इकोनॉमिक कंपल्शन या इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के कारण कंपल्शन फेस करना पड़ रहा है, कि मतलब मान लो मेरी मतलब गवर्नमेंट अगर आपको इस तरीके से फंसा देती है, सपोज कि आपके ऊपर एक कंपल्शन बन जाता है कि आपको काम ही करना पड़ेगा, मजबूरन काम करना पड़ेगा, अगर आप ना चाहें तो भी काम करना पड़ेगा आपके इकोनॉमिक सर्कमस्टांस के कारण, तो वो भी एक तरीके का फोर्स्ड लेबर ही है। ये कहा था PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही थी, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग दैट वाज मेंशन्ड। ओके, दूसरा चीज़ ऑथर ने ये भी कहा था, इस केस में ये भी कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में मिनिमम वेजेस से कम वेजेस नहीं मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, बट उसको नहीं करना। लेकिन अगर उसको ऐसा करना पड़ रहा है कि वेजेस मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस में काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंपल्जन, देन दैट इज इक्विवेलेंट टू अ फोर्स्ड लेबर, ऐसा कहा गया था इस PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब इसको जो टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे, मतलब कि जब आप इतना ज़्यादा आपके ऊपर इकोनॉमिक कंपल्शन हो जाए कि आपको बिल्कुल जो कंपनीज है उनकी बात माननी पड़े, जो फैक्ट्रीज है उनकी बात माननी पड़े, तो इसको स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी कहा गया इस आर्टिकल में। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी मतलब कि मतलब इसी को एक तरीके से प्राइवेट गवर्नमेंट कहा गया है, कि मतलब डेमोक्रेटिकली या पॉलिटिकली तो आपके ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब कि एक डेमोक्रेसी है आपकी, जो आपका पॉलिटिकल स्फेयर है। लेकिन जो आपका ये वाला स्फेयर है, यहाँ पे आपको वर्क सेटिंग इस तरीके की है कि आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अंतर्गत पूरा काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट गवर्नमेंट कहते हैं कि जहां पे केवल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है पॉलिटिकल स्फीयर में, लेकिन जो इस तरह के सेटिंग्स रहती हैं, लेबर सेटिंग रहती है, वहां पे यूनिलैटरल पूरा का पूरा एक किसी व्यक्ति की मनमानी चलती रहती है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, ऑथर ने और क्या बोला है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो ये टाइम है ये गिग इकोनॉमी का टाइम है। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गिग इकोनॉमी मतलब इट्स अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिवेलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांस वर्क एज अपोज टू परमानेंट जॉब। गिग इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पे परमानेंट जॉब्स नहीं रहती हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क रहता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि गिग इकोनॉमी में कन्वर्ट होती जा रही इकोनॉमी। दूसरा, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट
बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स है जो कि वर्कफोर्स में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में लेबर लॉस का जो काम है वो क्या है? लेबर लॉस का काम है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करना, ना केवल पब्लिक स्फेयर में बल्कि प्राइवेट स्फेयर में। तो लेबर्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करना न केवल उनके प्राइवेट स्फेयर में बल्कि उनके पब्लिक स्फेयर में भी। तो दिस इज द एम ऑफ, बेसिकली कहना चाहिए कि दिस इज द एम ऑफ योर लेबर लॉस। अब अगर हम इंडियन सिचुएशन देखें तो इंडियन सिचुएशन में बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा लेबर लॉस। अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहें लेबर लॉस को तो क्रिटिसिज्म पे सबसे पहला होगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब दे आर टू मैनी इन नंबर, बहुत ज़्यादा लेबर लॉस है। देयरफॉर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि जब ज़्यादा लॉज रहते हैं ज़्यादा तरीके से इंटरप्रेट होता है, अलग अलग बॉडीज़ रहती हैं, इस कारण से दैट इज़ प्रोन टू करप्शन। जो ब्यूरोक्रेसी है, लेबर ब्यूरोक्रेसी, दैट इज़ प्रोन टू करप्शन। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जुडिशरी, जो जुडिकेटरी मैकेनिज्म है, दे inefficient. Judicatory mechanisms are inefficient. The rights that labor laws grant are effectively submerged in a creaking judicial system. तो जो राइट्स हैं उनको भी, हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग ही नहीं, केसेस सारे पेंडिंग चले जाते हैं, तो इस कारण से हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी इनएफिशिएंसी के कारण से जो लेबर लॉस है उनमें इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है ना। देयरफॉर नो रिलीफ इज प्रोवाइडेड। फिर दूसरा चीज़, हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया कि वो फेवर ही करता है बिग हाउसेज ओनर्स को, कॉरपोरेट्स को, उनको फेवर करने के लिए बना है, ना कि लेबर्स को फेवर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी बात है। और बहुत ज़्यादा लेबर लॉस है, ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, सारी प्रोटेक्शन फॉर्मल सेक्टर वालों को ही है। तो ये हमारे यहाँ जो लेबर लॉस है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि ऑथर ने मेंशन की है। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा कि अभी अगर हम इस कंडीशन को देखें, पैंडेमिक वाली कंडीशन को देखें, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव, मतलब दे हैव टेकन स्टेप्स विच आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर देना। दूसरा, ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि बहुत जल्दी हुई, आगे अगली आर्टिकल में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। दूसरा, वहीं पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही हैं रिमूविंग द लेबर लॉस फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जो एक पैंडेमिक का पीरियड है उस पीरियड के लिए लेबर लॉस को रिमूव ही कर देना। तो लेबर लॉस को रिमूव करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो पूरा इन प्रैक्टिस क्या रहेगा कि आप अपनी कैपिटल से उनको बिल्कुल, जो आपकी इकोनॉमिक पावर है वो अनचेक्ड रहेगी और लेबर लॉस के लिए कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे B.R. अम्बेडकर को कोट किया है बेसिकली आप जब भी नथिंग अदर दैन फ्रीडम टू इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क एंड रिड्यूस रेट ऑफ वेजेस, अगर आप इकोनॉमिक फ्रीडम इस तरह से दे देते हैं कॉर्पोरेट्स को, इट विल बी नथिंग बट इंक्रीजिंग वर्क नंबर ऑफ आवर्स एंड डिक्रीजिंग द वेजेस। तो वो केवल और केवल आपके काम करने के घंटे तो बढ़ा देंगे लेकिन आपकी वेजेस को रिड्यूस कर देंगे। तो इस नोट पे ऑथर ने एंड किया है। अगला जो आर्टिकल था, नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने एसटीज यानी कि आदिवासी को मतलब उसको कोट करते हुए कहा है कि अगर आप देखें तो जो माइग्रेंट लेबर्स उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउस होल्ड्स हैं। ओके, तो जो लास्ट जो एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सैंपल सर्वे ऑफिस माइग्रेशन सर्वे जो हुआ था, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस माइग्रेशन सर्वे जो हुआ था वो 92-93 में डेटा 2 डिकेड्स अगो शोड दैट बिटवीन 92-93 टू 2007-2008, मतलब 2007-8 तक 92-93 से जो प्रपोर्शन है सबसे अधिक माइग्रेंट लेबर्स का उसमें सबसे अधिक एसटीज है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है कि एसटीज का जो पैटर्न होता है माइग्रेशन का वो किस तरीके का होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, देयर शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है, सीजनल होता है, सर्कुलेटरी होता है, बोथ विद इन द स्टेट एंड इंटर स्टेट ऑल्सो। ओके, तो इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों तरीके से होता है। सीजनल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि उस छोटे टर्म्स के बाद वो रिटर्न कर जाते हैं अपने घर में, ठीक है ना। और मेनली उनका जो माइग्रेशन होता है इज मेनली फॉर सीजनल एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, तो सीजनल एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होता है। अब ऑथर ने वही चीज़ कोट की कि इनका जो माइग्रेशन पैटर्न है अगर आप देखें तो लॉकडाउन के टाइम में इनके कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन हो नहीं रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो क्या होता है, आदिवासी एसटीज जो होते हैं वो थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम है उसके अलग कल्चर रहता है, देयर कल्चर इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो ज़्यादा हो सकता है कि लोग इनके प्रति ज़्यादा मतलब वो ना कर पाए, इनको करस्पॉन्ड ना कर पाए। सो दैट इज द थिंग कि इनको जो असिस्टेंस था वो प्रॉपर नहीं मिला ऐसे कंडीशन में लॉकडाउन के फेज में, इस कारण से उनको लौटना पड़ा। अब लौटने के लिए ना उनके पास कोई व्हीकल है तो उनके ऊपर जो पुलिस का वो था एट्रोसिटीज़ थी वो भी थोड़ा देखने को मिल गई, है ना।
तो उन्होंने अलग अलग रूट्स का यूज़ करके बेसिकली किया, और उस कारण से कई लोगों की, इनमें से कुछ की जान भी गई। जैसे कि यहाँ पे कोट, यहाँ ऑथर ने ही सबसे ऊपर कोट किया है, द ट्रेजेडी ऑफ जामलो मकड़म, अ माइग्रेंट आदिवासी गर्ल हु डाइड ऑफ हंगर एंड डिहाइड्रेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर विलेज इन छत्तीसगढ़। तो इस तरीके के केसेस भी देखने को मिले जो कि वृंदा करात ने खुद कोट किए हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि एक लॉ है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 का, ये एकमात्र लॉ है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम करता है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, इट इज द ओनली लॉ फॉर द माइग्रेंट वर्कमैन। ओके, और जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दैट इट इज, अगर आपने देखा हो तो अभी उन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इनके नाम पे उन्होंने कहा कि हम सारे लॉस को मर्ज करके एक नया कोड बनाएंगे। तो ऑथर ने कहा है कि ये लॉ भी उसमें सब्ज्यूम हो जाएगा, चला जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑथर ने कहा है कि ये लॉ अपने आप में इनएडिक्वेट था, मतलब कि ये लॉ भी पूरा नहीं था। क्यों पूरा नहीं था? क्योंकि इसमें केवल उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलती थी जो माइग्रेंट वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के अंदर गए हैं। ओके, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के अंदर है केवल उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलती थी, एंड ये उन वर्कर्स को एक्सक्लूड कर देता था जो कि माइग्रेट करते थे ऑन देयर ओन। ओके, सो दोज हु वर माइग्रेटिंग ऑन देयर ओन वर एक्सक्लूडेड एंड दोज हु वर अंडर द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम दे वर इंक्लूडेड। तो ये लॉ तो अपने आप में ही इनएडिक्वेट था, लेकिन इसको भी हटाने की बात की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी क्या बेसिकली हुआ, दूसरी चीज़ जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आदिवासी एरिया में बहुत ही पुअर तरीके से काम कर रहा है। इट इज़ वेरी इरेगुलर एंड वेरी पुअरली फंक्शनिंग। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि मनरेगा का काम चालू रहेगा। तो अगर आपने देखा हो कि मनरेगा काम हार्डली किसी भी आदिवासी एरिया में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कोट की और कहा है कि लॉकडाउन के टाइम में जो ये ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान भी पहुँच रहा है। वेलकम चेंज, बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर है। अब कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी आप सबको मैंने पहले ही बताई है, फिर से बताता हूँ। सपोज कोई व्यक्ति है, अगर वो कोविड-19 से लड़ रहा था, वो ठीक हो गया है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो क्या किया जाता है, जो लोग ठीक हो गए हैं और दोज हु हैव रिकवर्ड, उनसे वो एंटीबॉडीज़ ले करके, मतलब कि उनसे उनकी प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा ले करके, जिसमें एंटीबॉडीज़ रहती हैं बेसिकली, वो ब्लड प्लाज्मा किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर इन्फ्यूज़ कर देने का जो व्यक्ति अभी भी कोविड-19 से लड़ रहा है। तो हो सकता है कि जो इसकी एंटीबॉडीज एंटर करें तो उसकी बॉडी भी और ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सके फ्रॉम दैट वो, एंड उसको ठीक करने का काम कर सके। अब ऑथर ने कहा कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो मर्स में, सार्स में और इन सब डिसीजेज में, मीजल्स में, चिकन पॉक्स में, रेबीज़ में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुका है, लेकिन इबोला के पेशेंट्स को ट्रीट करने में कोई बेनिफिट इनका खास ऐसा नहीं मिला था। तो लेकिन कुछ बहुत सारी डिसीज में मिला भी है। तो वही चीज़ ऑथर ने कहा है कि अभी तक आईसीएमआर ने क्या किया था, बेसिकली आईसीएमआर कह रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी का हम जब तक ट्रायल नहीं ले लेंगे तब तक नहीं अलाउ करेंगे। अब देखो, उन्होंने यहाँ पे ऑथर ने एक सवाल ये हो गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था तो बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी उसके आपने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी जब आपको प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही थी तो आपने कहा कि बिना किसी ट्रस्ट के, बिना किसी टेस्ट के हम उसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। तो वही चीज़ है कि ऑथर ने कहा कि अगर ये काम करता है, अगर ट्रायल जो है पॉजिटिव आते हैं तो फिर ये एथिकली ऑब्लाइज्ड हो जाएगी आईसीएमआर कि इस थेरेपी को स्टैंडर्ड केयर की तरह यूज़ किया जाए फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। अगला जो आर्टिकल है वेंकैया नायडू का लिखा गया, द नीड फॉर अ सेकेंड चैम्बर। अब ये आर्टिकल है बेसिकली ऑन राज्यसभा, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसके डिबेट्स क्या हैं। 2 आर्टिकल आएंगे, आज एक आया है, कल भी एक आएगा, ऐसा खुद वेंकैया नायडू जी ने कहा है। राज्यसभा जो आया फोर्स में वो आया 3 अप्रैल 1952 को। द राज्यसभा केम इनटू बीइंग ऑन 3 अप्रैल 1952 एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन ऑन May 13 द सेम ईयर। तो ये 3 अप्रैल 1952 को आया और पहला सेशन 13 मई को इसका हुआ था। ओके, 13 मई को हुआ था, इसी कारण से आज 12 मई को इसका आर्टिकल आया है, ठीक है ना। अब ऑथर ने अगर आगे हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई है, द सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट केम इनटू बीइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाज बाई कैमरल विद द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कंप्राइजिंग 60 मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ऑथर ने पहले थोड़ा इवोल्यूशन दिया कि 1919 में जब आया तो उसमें बाई कैमरल सिस्टम था और 60 मेंबर थे आपके काउंसिल ऑफ स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स थे। ओके, इसके बाद ऑथर ने कहा कि 1935 का जो आया, मतलब कि जब एक्ट आया उसमें थोड़ा इलेबोरेट प्लान था, लेकिन उसका जो सेकंड चैम्बर है वो कभी मटेरियलाइज ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। इस कारण से 1947 में जब आया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1952 तक तो पूरा लॉज बनाने का पावर प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह यूज़ किया गया, ठीक है ना।
अब ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला है कि 1919 में जो आया था 1919 वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था। वहाँ पे केवल वेल्दी लैंड ओनर्स को, मर्चेंट्स को और जिनको लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है केवल उन्हीं को वोट करने का अधिकार ये सब था। विमेंस कुड नाइदर वोट नॉर सीक मेंबरशिप, तो विमेंस ना ही वोट कर सकती थी ना ही मेंबरशिप मांग सकती थी। अब ऑथर ने यहाँ पे कोट किया है द फेडरलिस्ट को, इट वॉज अ फेमस एसे रिटन बाय जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड जॉन जे। ओके, द फेडरलिस्ट रिटन इन 1787-88 बाय जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड जॉन जे, जिन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि द सेकंड चैम्बर इनेबल्स अ सेकंड एंड रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जो सेकंड चैम्बर होता है ये इनेबल करता है सेकंड एंड रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन, मतलब दूसरा ओपिनियन आपको मिल जाता है, सेकंड ओपिनियन आपको मिल जाता है किसी भी चीज़ में, एंड इट इज़ द रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन। तो रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन मतलब लोगों का ओपिनियन आपको एक तरीके से मिलता है सेकंड चैम्बर के द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसा द फेडरलिस्ट में जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड जॉन जे ने कहा था, ठीक है ना। दूसरा चीज इन्होंने ये भी कहा था इट इज चेकिंग द प्रोपेंसिटी टू यील्ड टू इम्पल्स ऑफ सडन एंड वायलेंट पैशन। मतलब कई बार ऐसे लॉज भी बन सकते हैं जो कि पैशन में बन रहे हो या इम्पल्स में बन रहे हो या सडन वायलेंट इम्पल्स में बन रहे हो, तो उनको रोकने का काम भी बेसिकली आपका ये करता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि कोट करते बोला है कि सेकेंड हाउस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वो चेक करता है कई बार जो इम्पल्सिव या कभी पैशन के बेस्ड अगर कोई डिसीजन या लॉ बनने वाला है तो उसको भी रोकने का काम कहता है। मॉन्टेस्क्यू सेड द लेजिस्लेटिव बॉडी बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स दे चेक वन अनदर। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी यही कहा था कि दे चेक वन अनदर, अगर दो पार्ट है तो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। These were the things which were mentioned in favor of your second chamber. Okay, federal collector of a nation comprising constituent units can be reflected and secured by a bicameral legislature. जो फेडरल कैरेक्टर है, अब एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, इसीलिए जो दूसरा हाउस है राज्यसभा उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है ना। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब एक तरीके से आपने स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो जो फेडरल कैरेक्टर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपका ये जो सेकेंड हाउस होता है वो काम करता है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम डिबेट्स पे जाएं तो मोहम्मद ताहिर हो गए। मोहम्मद ताहिर ने ये कहा था कि अपर हाउस वाज नॉट एसेंशियल एंड व्यूड इट एज अ क्रिएशन ऑफ इंपीरियलिज्म। तो मोहम्मद ताहिर का कहना था कि बेसिकली आपका जो अपर हाउस है इट वाज नॉट एसेंशियल एंड इट वाज अ क्रिएशन ऑफ इंपीरियलिज्म। देन प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना, इनका ये कहना था कि ही वांट दैट दिस चैम्बर वुड ओनली प्रूव टू बी ए क्लॉग इन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस। ये व्हील ऑफ प्रोग्रेस में क्लॉक की तरह काम करेगा और इसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। सो दैट उन्होंने कहा था कि इंडिया को अभी क्विक लॉ मेकिंग की जरूरत है और सेकेंड जो चैम्बर रहेगा वो क्विक लॉ मेकिंग को इम्पीड करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकने का काम करेगा। लेकिन वहीं पर अगर प्रोपोनेंट्स की बात करें जो सेकेंड चैम्बर के, जैसे नज़ीरुद्दीन अहमद, उन्होंने कहा it will introduce an element of sobriety and second thought beside lending voices to the constitutional units in the legislative scheme of things। तो उन्होंने कहा कि ये सेकंड थॉट देने का काम करेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। अनंत संयम अयंगर का बहुत बड़ा रोल था, इन्होंने अनंत संयम अयंगर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू किया था इन फेवर ऑफ योर राज्यसभा के फेवर में बहुत ज़्यादा डिबेट होने गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था मतलब कि द मोस्ट दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेकेंड चैम्बर टू डू इज perhaps to hold the dignified debates on important issues and delay legislations which might be the outcome of passions। तो सेम चीज़ उन्होंने भी कही थी कि अगर पैशन के कारण कोई लेजिस्लेशन आ रहा है तो उसको डिले करने का काम, उस पर सेकंड ओपिनियन देने का काम आपका राज्यसभा करेगा। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट योर राज्यसभा प्रेजेंस एंड ऑल। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ यहाँ पे बोली गई। लीगल बट नॉट अप्रोप्रिएट अगला आर्टिकल है, यहाँ पे ऑथर ने कोट किया है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जिन्होंने वर्किंग आवर्स को बढ़ा करके 8 या 9 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे में कर दिया गया है और ओवर टाइम जो एक वीक में है वो 72 घंटे का कर दिया है। कुछ स्टेट्स ने तो ये बोला है कि ट्वाइस आपको पैसा मिलेगा, मतलब जितना आपको मिलता है तो उसका डबल मिलेगा। बट कुछ स्टेट्स है जैसे गुजरात, उन्होंने कहा कि ओवर टाइम करोगे लेकिन आपको सेम रेट, डबल नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, उसी रेट पे दिया जाएगा। कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे जिन्होंने मतलब कि
11 घंटे की लिमिट बढ़ा दी है। ओवर टाइम, लेकिन ओवर टाइम जो रहेगा वो लिमिटेड रहेगा 18 आवर्स अ वीक, 18 आवर्स तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से बढ़ाया है, वहाँ पे हम ये इस डिबेट पे नहीं जाएंगे। वहीं एमपी ने सस्पेंड कर दिया है प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1946 के। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया है मध्य प्रदेश ने, कुछ जो है बेसिकली उनको किया है। कुछ स्टेट्स ने जो इस्टेब्लिशमेंट का मिनिमम थ्रेशोल्ड था जहाँ पे ये लागू होगा एक्ट, जैसे कि 50 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में अगर लागू होना था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, तो एमपी ने बोला कि अभी 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा। मतलब कि अगर 99 तक किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में वर्कर्स हैं तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो एक तरीके से ये भी लॉ को डाइल्यूट करने वाला ही काम है। तो अब ये सब लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है। किसी ने ऑर्डिनेंस रूट का सहारा लिया है तो किसी ने इमरजेंसी प्रोविजन को कॉल किया है। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो मैक्सिमम 3 महीने के पीरियड के लिए, मैक्सिमम 3 मंथ्स पीरियड के लिए आप इनके जो प्रोविजन उनको सस्पेंड कर सकते हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहीं पे हरियाणा ने बोला है कि एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क को डील करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है। तो ऑथर ने कहा ये सारी चीज़ें लीगल तो हैं लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको इतने बड़े बड़े चेंजेस करने से पहले आपको पहले कुछ डिस्कशन करना चाहिए था, डिबेट करना चाहिए था, प्रॉपर स्क्रूटनी करनी चाहिए थी by the legislature, then only you should have gone for this. So this was discussed in this article. I hope you got clarity regarding that as well. तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स थे और सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो इतना ही आपको जानना जरूरी है, ज़्यादा कुछ आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए फॉर्डर इकट्ठा करना था, वो मिल गया। ट्रेड यूनियंस में नॉक एट आईएलओ's डोर। अब ये ट्रेड यूनियंस जो है बेसिकली उन्होंने भी आईएलओ के दरवाजे को खटखटाना उचित समझा है, बिकॉज अभी जो चेंजेस आ रहे हैं लॉ में वो काफ़ी ज़्यादा रेट्रोग्रेड है एंड उस कारण से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो लेबर्स को मिलेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आईएलओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईएलओ बना था 1919 में, 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू बना था, विच इज़ ये जब बना था 1919 में तो उस समय इट वॉज एन एफिलिएटेड एजेंसी टू द लीग ऑफ नेशंस। 1919 1920 आप बोल सकते हैं, कई जगहों पे 1920 भी आपको लिखा मिल सकता है, तो ये कोई इशू नहीं है। ये ईयर आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के साथ ये बना था। Then it became the first affiliated specialized agency of the United Nations in 1946। तो 1946 में पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये बनी, एफिलिएटेड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की 1946। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो फाउंडिंग मिशन था वो था सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस एंड प्रमोट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। इट हैज़ रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1969। तो 1969 में इसको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है, नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है, ठीक है ना। एंड 1969 में याद रखना इसको दिया जा चुका है नोबेल पीस प्राइज। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेड अ की रोल इन इंश्योरिंग लेबर राइट्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इन सब जगहों पे जैसे काफ़ी ज़्यादा इसने लेबर राइट्स को बचाने का काम किया है, चाहे वो ग्रेट डिप्रेशन हो, चाहे डीकोलोनाइजेशन का पीरियड हो। ओके, और कई ये एकमात्र ऐसी ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि यूएन की एकमात्र ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3 लेवल पे काम करती है, मतलब कि अलग अलग 3 लेवल हैं जहाँ पे ये काम करती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अबाउट आईएलओ। बात कर लेते हैं कुछ कन्वेंशंस की। आईएलओ के जो कुछ कन्वेंशंस जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके कन्वेंशन है 87 एंड 98, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसका जो कन्वेंशन 87 एंड 98 है। देन एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर और कंपल्सरी लेबर, तो ये इसके जो है वो आर्टिकल, इसका जो कन्वेंशन 29 और 105 है ये से रिलेटेड है। देन एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कन्वेंशन 138 एंड 182 इसके इंपॉर्टेंट है। तो 138 एंड 182 एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, ये कन्वेंशन 100 एंड कन्वेंशन 111 है। ओके, यहाँ पे भी कुछ लिखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये आईएलओ कन्वेंशन 87 है। कलेक्टिव बार्गेनिंग आईएलओ कन्वेंशन 98 है। देन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ 8 आवर्स वर्किंग जो इस्टेब्लिश किया गया था कोर कन्वेंशन के रूप में आईएलओ में, उसको भी ये कहीं ना कहीं जो आईएलओ कन्वेंशन 144 है। ओके, तो इन सबको अंडरमाइन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस कारण से आईएलओ का दरवाजा खटखटाने की बात की जा रही है। सो दिस वाज इन दिस न्यूज़ आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओके, 6 गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने कि वर्किंग आवर्स को 8 से बढ़ा करके 12 घंटे का कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। इंडिया पार्ट ऑफ रेस टू डेवलप अ वैक्सीन। अब इंडिया भी
पार्ट है उस रेस का जो कि वैक्सीन डेवलप कर रही है। तो इसमें NIV का इनिशिएटिव मेंशन किया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में लोकेटेड है। तो उसकी जो ICMR की जो NIV है, यानी कि ICMR ने ये कहा है कि दे आर इन कोलैबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो BBIL यानी कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ वो कोलैबोरेट कर रही है ICMR इन ऑर्डर टू डेवलप अ SARS-CoV-2 वैक्सीन। ओके, इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए। अब इसके अलावा जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने टाई अप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ फॉर डेवलपिंग अ टेस्टिंग फॉर दैट इज टेस्टिंग अ वैक्सीन। ओके, तो एक टेस्टिंग दे आर टेस्टिंग अ वैक्सीन यूजिंग अ वीकेंड एडिनो वायरस। तो उन्होंने एडिनो वायरस का यूज़ किया, जो एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करता है। तो एडिनो वायरस का यूज़ करके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं जो कि वैक्सीन बनाने के लिए इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। तो ऑथर ने यही कहा है कि बेसिकली ये आपका रेस में है। नॉमिनेशंस फॉर गांधी प्राइज एक्सटेंडेड। तो कोविड-19 को देखते हुए तो जो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज है उसके नॉमिनेशंस को एक्सटेंड किया जा रहा है। ओके, अब गांधी पीस प्राइज जो है एक एनुअल अवार्ड है जो कि 1995 में सेटअप किया गया था। गांधी पीस प्राइज 1995, और 1995 में मिड डे मील भी स्टार्ट हुआ था। याद रखेगा, मिड डे मील भी 1995 में स्टार्ट हुआ था। 125th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की। ओके, इसमें 1 करोड़ का अवार्ड मिलता है, साइटेशन इन ए स्क्रॉल, अ प्लैक एज वेल एज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम दिया जाता है। तो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, साइटेशन इन स्क्रोल और एक प्लैक भी दिया जाता है, और गांधी पीस प्राइज कहा जाता है। 1995 जब 125वीं एनिवर्सरी थी तब इसको सेटअप किया गया था। दिस इज एन एनुअल अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों को दिया जाता है फॉर their contributions towards social, economic and political transformation through non-violence and other Gandhian methods। तो गांधीयन मेथड्स का यूज़ करके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने किया है तो आपको गांधी पीस प्राइज भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग ने किया तो जरूर बताइएगा। इसकी जो ज्यूरी होती है दैट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट रखेगा। और कौन से मेंबर्स होते हैं ये आप बताइए। क्वेश्चन आपके लिए कि इसकी ज्यूरी में और कौन से मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने आपको बता दिया। दिस कैन बी अ क्वेश्चन आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है इसके बारे में, और अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। NIL मेक्स वेंटिलेटर फॉर नॉन ICU कोविड-19 केसेस। तो NIL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कि बेंगलुरु में है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उसने एक डेवलप किया है वर्जन ऑफ BiPAP, BiPAP, जो कि एक नॉन इन्वेजिव ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइस है, मतलब कि एक वेंटिलेटर है, BiPAP यानी कि वेंटिलेटर। तो उसने डेवलप किया है फॉर द नॉन क्रिटिकल या नॉन ICU पेशेंट्स। ओके, तो नॉन ICU पेशेंट्स के लिए ये वेंटिलेटर BiPAP डिज़ाइन किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा। ओके, ये CSIR का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। याद रखिएगा, एरोस्पेस लैब जो है वो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक प्रीमियर लैब है, इसने डेवलप किया है। इस जो डिवाइस वेंटिलेटर इन्होंने डेवलप किया उसका नाम स्वस्थ वायु रखा है। ओके, तो याद रखिएगा इसका नाम इन्होंने स्वस्थ वायु रखा है। तो अगर आपसे पूछे कि स्वस्थ वायु क्या है, स्वस्थ ये क्या है, तो ये वेंटिलेटर है जो कि डेवलप किया गया है नेशनल एरोस्पेस लैब द्वारा, और ये BiPAP है, बेसिकली वेंटिलेटर है, और CSIR की ये लैब है। ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। ऑयल प्राइस क्रैश इन कोविड-19, सऊदी अरेबिया कन्फ्रंट्स डबल क्राइसिस। तो वही वाला की बात है कि सऊदी अरेबिया को डबल क्राइसिस फेस करनी पड़ी है। कोविड-19 तो फेस करना ही पड़ रहा है, ऑयल प्राइस का क्रैश भी करना पड़ रहा है। ओके, ठीक है ना। इस कारण से उन्होंने यमन में जो उनका वॉर चल रहा था हाउदी रेबल्स के साथ, वो भी उसको सीज फायर उन्होंने घोषित कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, बॉन्ड यील्ड राइज एज गवर्नमेंट एक्सपैंड्स बोरोइंग प्लान। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ गई है एज द गवर्नमेंट एक्सपैंड्स बोरोइंग प्लान। तो बॉन्ड यील्ड होती क्या है बेसिकली, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि आपने किसी से 100 रुपये लिए और आपने बोला कि 5 साल तक मैं आपको 5-5 रुपये देता जाऊँगा, तो इस तरीके से एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना, मतलब कि यू आर बाउंड टू गिव दैट मनी। इसको इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC भी कहा जाता है, US में इसको ट्रेजरी कहा जाता है, गिल्ट UK में कहा जाता है। ठीक है ना, तो GSEC इंडिया में, ट्रेजरी इसको US में कहा जाता है, गिल्ट इसको UK में कहा जाता है। ठीक है ना, और जो इसका रिटर्न होता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसको यील्ड कहा जाता है। तो एक डेफिनेशन अगर आपको बॉन्ड यील्ड की जाननी है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बॉन्ड इज नोन एज द बॉन्ड यील्ड। याद रखिएगा। अब बॉन्ड यील्ड समझने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बेसिकली होता क्या है
कि आपकी एक प्रॉपर आपको फिक्स कूपन रेट होता है। कूपन रेट जो होता है वो क्या होता है, कूपन रेट जैसे 5% का कूपन रेट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 100 रुपये किसी को दिए तो वो आपको हर साल अगले 10 साल तक 5-5 रुपये देगा। कूपन रेट जो होता है वो उस रेट पे पैसा देगा। इसके अलावा वो फाइनली जब आपका 10 साल हो जाएंगे तो आपको वो पूरा 100 रुपये लौटा देगा, ठीक है ना। तो एवरी बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू एंड अ कूपन पेमेंट। तो फेस वैल्यू क्या होगा, ये 100 रुपये हो गया, और इसकी जो कूपन पेमेंट हो गई तो वही हो गया जो 5 रुपये या 5% की है। अब बॉन्ड यील्ड कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बहुत सही सरल सा एग्जांपल है। अगर मान लो 2 लोग हैं और 100 रुपये का गवर्नमेंट का एक बॉन्ड है, तो अब क्या करेंगे 2 लोग, अब डिमांड बढ़ेगी तो कंपटीशन में आ जाएंगे ये दोनों। तो हो सकता है कि अब इससे इसकी वैल्यू बढ़ जाए। मतलब कि क्या होगा, 2 लोग थे तो हो सकता है कि एक दूसरे से compete करने में 100 से बढ़ करके 105 है। एक बोले मैं 105 दूंगा, दूसरा बोले मैं 110 दे दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है इस 100 रुपये की वैल्यू बढ़ करके 110 या 105 हो जाए। लेकिन ऐसे केस में भी जो बॉन्ड यील्ड रहेगी, जो आपका कूपन रेट रहेगा, वो तो 5% ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो 5% ही रहेगा, वो दैट विल नॉट चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि कूपन की बॉन्ड की प्राइस तो बढ़ गई। मतलब कि पहले बॉन्ड इनिशियली 100 रुपये का गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन जब 2 लोग कॉम्पिटिशन में आ गए तो ये प्राइस बढ़ करके 105 हो गई या 110 रुपये हो गई। लेकिन जो आपका कूपन रेट था वो 5 रुपये का 5 रुपये ही रह गया। इसका मतलब पहले आपको 100 रुपये में 5 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब आपको जो है वो 110 या 105 रुपये में 5 रुपये मिल रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि बॉन्ड प्राइस जब इंक्रीज हुई, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हुई तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि पहले आपको 100 रुपये में 5 रुपये मिल रहे थे, अब आपको 110 रुपये में 5 रुपये मिल रहे हैं, 105 रुपये में 5 रुपये। इसका मतलब कि अब वो 5% से डिक्रीज होकर के 4.5% पर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। वहीं पे अगर बाहर का इंटरेस्ट रेट कम है और आपका ज़्यादा है, मतलब कि अगर सपोज बैंक में इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है पर आप बॉन्ड में 5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, तो सब लोग फिर बॉन्ड लेने के लिए दौड़ने लगेंगे। ओके, हर व्यक्ति बॉन्ड ले। फिर वही बात है कि फिर वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा। फिर जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड की प्राइस तब तक इंक्रीज होगी जब तक वो बैंकिंग के प्राइस के बराबर ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड प्राइस तब भी इंक्रीज होती है जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है आपके बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट से, ठीक है ना। तो इस कारण से भी बॉन्ड यील्ड फिर डिक्रीज होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके दोनों केसेस मैंने बता दिए, बॉन्ड प्राइस के, बॉन्ड यील्ड के। अगर ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।